डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीएसएस पीएमएस का इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कायद 14 पॉइंट्स। इनसे इंशाल्लाह हम हिंट के साथ करेंगे, आपको कभी ये 14 पॉइंट नहीं भूलेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लें कि जब 1927 के अंदर नेहरू ने कायद आजम को रिक्वेस्ट की कि आप सेपरेट इलेक्टोरेट से बाज आ जाएं, यानी आप जुदागाना इंतखाबात से बाज आ जाएं, तो हमारे दरमियान जो कंट्राडिक्शन है उसे सोल्व किया जा सकता है, वो सोल्व हो सकते हैं। तो कायदे आजम ने अपने कुछ निकात दिए। वो 5 निकात ये थे कि जो पंजाब और बंगाल है उसमें मुसलमानों की जितनी अक्सरियत है उन्हें उतनी सीट दी जाए और सिंध को बंबई से अलग कर दिया जाए। केपीके और बलोचिस्तान के अंदर रिफॉर्म्स की जाए और जो 3/4 वीटो की पावर दी जाए, यानी अगर किसी कौम के 3/4 अरकान किसी करारदाद की मुखालफत करते हैं उसे खत्म कर दिया जाए और मरकज में 1/3 नुमाइंदगी दी जाए। इस तरह कायदे आजम ने ये 1927 के अंदर दिल्ली तजावीज़ दी, दिल्ली प्रपोजल दिए, तो इसे पहले कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया। बाद में कुछ जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया। एक्सट्रीमिस्ट जो थे उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद 1927 को जब साइमन ने विजिट किया तो साइमन पर तनकीद की गई, उसे क्रिटिसाइज किया गया। तो वहां पर जो लॉर्ड ब्रिंकन उसने मुसलमानों पर को ये चैलेंज दिया कि एक तो आप खुद कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं लाते, उल्टा हम अगर कोई कमीशन बनाए तो आप उस पर तनकीद करते हैं। इन तमाम मामलात को देखते हुए जो कायदे आजम थे उन्होंने आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तजावीज़ दी ताकि जो मुसलमान है और हिंदू है वो मिलकर एक मुश्तरका एक लाहे अमल तैयार कर सके, कॉमन एक प्लान तैयार कर सके ताकि इस चैलेंज का जवाब दिया जाए। और तमाम पार्टी जो थी फरवरी 1927 के अंदर फरवरी 1928 के अंदर वो इकट्ठी हुई और उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की जिसका नाम नेहरू रिपोर्ट था। ये तय तो ये हुआ था कि ये तमाम जितनी भी अकलियत अक्सरियत है हिंदुस्तान की उसकी नुमाइंदगी करेगी, लेकिन जो नेहरू ने अपनी रिपोर्ट्स के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स रखे जिसकी वजह से मुसलमानों को इंतहाई ज़्यादा परेशानी हुई। जैसा कि उसने 1/3 जो मरकज़ के अंदर मुसलमानों की सीट थी, या जो कायदे आजम ने दिल्ली प्रपोजल के अंदर कहा था, उसने कहा कि इसे 1/4 से बदल दिया जाए। उसने कहा कि केपीके के अंदर जो है रिफॉर्म्स कर दी जाए, सिंध को मुंबई से इस वजह पर अलग किया जाए ताकि जो सिंध है अपना जो खर्चा खुद उठाए और पंजाब और बंगाल के अंदर मुसलमानों को उनकी नुमाइंदगी के मुताबिक सीट नहीं दी जाएगी। पंजाब और बंगाल में भी सीट नहीं दी जाएगी और 1/3 एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, यानी कायदे आजम के ये 2 निकात को रिजेक्ट कर दिया गया और ये 3 को एक्सेप्ट कर लिया गया। और इसके साथ वो कहते थे कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो नहीं होगा, तो इनके दरमियान ये कंट्राडिक्शन आई कि आप हमारी सीट 1/4 से 1/3 कर रहे हैं और पंजाब और बंगाल में भी हमारी सीट्स कम कर रहे हैं और सेपरेट इलेक्टोरेट भी नहीं करवा रहे, और जो प्रोविंशियल ऑटोनमी है यानी सूबाई खुद मुख्तारी है वो भी नहीं दे रहे। तो इन मुसलमानों ने इसे रिजेक्ट कर दिया। जो कायदे आजम जो हिंदू इत्तेहाद के बानी थे, उन्होंने भी कहा कि आज से हमारी और हिंदुओं की राहें जुदा है। सर आगा खान ने कहा कि मुसलमान इस तरह की तजावीज़ को कभी कबूल नहीं करेंगे, और जो मोहम्मद अली जौहर जो भी हिंदू इत्तेहाद को चाहते थे उन्होंने भी कहा कि ये जो तजावीज़ है ये किसी भी सूरत मुसलमानों पर मुसल्लत नहीं की जा सकती, ये तो हिंदू गलबे की निशानदही करती है। इस तरह नेहरू रिपोर्ट को मुसलमानों ने रिजेक्ट कर दिया। कायदे आजम ने इसमें कुछ तजावीज़ दी कि आप 1/4 की जगह हमें 1/3 कर दें, पंजाब बंगाल में मुकम्मल सीट दे दें और सूबाई खुद मुख्तारी दे दें। कायदे आजम ने ये 3 तजावीज़ दी कि हम नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट करते हैं कि अगर आप 1/3 दें, प्रोविंशियल ऑटोनमी दे, पंजाब बंगाल में सीट दें, हम नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट करते हैं। उन्होंने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी ने भी इसे कायदे आजम की जो ये 3 रिकमेंडेशन थी उसे रिजेक्ट कर दिया। तो इस तरह फिर मुसलमानों ने भी नेहरू रिपोर्ट को ही रिजेक्ट कर दिया और इसके जवाब में कायदे आजम ने 1929 के अंदर अपने एक
جو مسلم لیگ کے اجلاس کے اندر ایک قرارداد کے ذریعے مسلمانوں کے حقوق کی نمائندگی کی سیاسی، معاشی اور معاشرتی حالات کو ایک پوائنٹس کے ذریعے ریپرزینٹ کیا، جو تاریخ کے اندر قائد کے 14 پوائنٹس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کی ڈیٹیل کو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اب ہم قائد اعظم کے 14 پوائنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ جو برصغیر کے اندر جو مسلمان اکثریت یا اقلیت کے اندر تھے، ان کو ایک میپ کے ذریعے سمجھے کہ کس طرح مسلمان اکثریت اور اقلیت کے اندر موجود تھے۔ یہاں پر جو پنجاب تھا جہاں مسلمان اکثریت میں تھے، اور یہاں پر جو سندھ تھا یہاں بھی مسلمان اکثریت میں تھے، بلوچستان میں بھی مسلمان اکثریت میں تھے، اور KPK کے اندر بھی مسلمانوں کی اکثریت تھی، اور یہاں پر جو بنگال تھا یہاں پر بھی مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ یعنی مسلمان اس طرح پنجاب، بنگال کے اندر اکثریت میں تھے، اور KPK، بلوچستان اور سندھ کے اندر بھی اکثریت میں تھے۔ اس کے برعکس جو دوسرے علاقے تھے، یعنی جو 11، کیونکہ 11 پروونس کے اندر برٹش کی حکومت تھی، باقی جو تھی یہاں پر پرنسلی سٹیٹس تھی۔ اس کے اندر جو ممبئی تھا، ممبئی کے ساتھ یہاں پر جو آسام تھا اور بہار تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو اڑیسہ تھا، UP تھا، CP تھا، مدارس تھا، یہ جو باقی ساتھ تھے یہاں پر ہندو جو تھے، ان کے اندر ہندوؤں کی اکثریت تھی، اور یہ بلیک والے جو ہیں یہاں پر مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ جو قائد اعظم نے جو اپنے 14 پوائنٹ دیے، ان کے اندر جو پہلے ان کے 5 پوائنٹ تھے، ان کے جو پہلے 5 پوائنٹ تھے وہ تجاویز دہلی والے تھے، یعنی دلی پرپوزل 1927 والے تھے۔ دلی پرپوزل 1927 والے تھے، تو ان میں نمبر 1 جو تھا کہ جو بنگال اور پنجاب جو ہے جہاں پر مسلمان اکثریت میں ہیں، پنجاب اور بنگال، اس کے اندر جو ہے مسلمانوں کو جو سیٹ دی جائیں ان کی کوانٹٹی کے حساب سے دی جائے، یعنی جتنی مسلمانوں کی وہاں تعداد ہے اتنی ہی سیٹس الاؤ کی جائے۔ اس طرح یہ قائد اعظم نے یہ پرپوزل دیا تھا کہ مسلمانوں کو ان کی آبادی کے حساب سے ہی سیٹ فراہم کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ جو KPK اور بلوچستان ہے اس کے اندر ریفارمز کی جائے۔ KPK اور بلوچستان کے اندر ریفارمز کی جائیں، اصلاحات کی جائیں۔ KPK اور بلوچستان کے اندر ریفارمز کی جائیں۔ نمبر 3 قائد اعظم نے کہا تھا کہ آپ سندھ کو بمبئی سے الگ کر دیں، سیپریٹ کریں، سندھ کو سیپریٹ کریں ممبئی سے، تاکہ مسلمانوں کی سندھ کے اندر اکثریت ہو اور ہندوؤں کی بمبئی کے اندر اکثریت ہو۔ اس طرح مسلمان جب اکٹھے تھے تب بھی مسلمان اقلیت میں آ جاتے تھے، اس لیے قائد اعظم نے کہا کہ ہمارے پاس یہ بھی علاقہ آ جائے، جسے 1930 کے اندر اقبال نے بھی کہا تھا کیوں نہ ہمیں شمال مغربی علاقوں کو ملا کر ایک ریاست قائم کرنا پڑے گی، تاکہ جس کے اندر ہم اپنی سیاسی، سماجی اور معاشی زندگی کو اسلامی اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ اس طرح یہ 3 ریکمینڈیشن آئی۔ جو چوتھی ریکمینڈیشن تھی قائد اعظم کی طرف سے دلی پرپوزل کے اندر، وہ یہ تھی کہ ہمیں ویٹو پاور دی جائے، یعنی اگر کسی قوم کے 3/4 ارکان کسی قرارداد کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو اسے ریجیکٹ سمجھا جائے۔ اور نمبر 5 قائد اعظم یہ کہتے تھے کہ سینٹر کے ہمیں 1/3 نمائندگی دی جائے، سینٹر کے اندر یعنی وفاق کے اندر ہمیں 1/3 نمائندگی دی جائے اور پروونشل اٹونمی دی جائے۔ اس طرح قائد اعظم نے 1927 کو یہ 5 نکات دلی پرپوزل کے اندر بھی دیے تھے، اور 1929 کو جب قائد اعظم نے اپنے یہ 14 نکات دیے تو اس کے اندر بھی یہ 5 پوائنٹ یہ شامل کیے گئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو 2 پوائنٹ جسے ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں، یہ جو شملہ وفد 1906 کو گیا تھا اس نے اپنی ڈیمانڈ کی تھی، یعنی سب سے پہلے برطانوی حکومت کے سامنے جو مسلمانوں نے اپنی تجاویز 1906 کو رکھی تھی وہ یہ تھی کہ جداگانہ انتخاب ہو، تاکہ مسلمانوں کی الگ سیٹ ہو، مسلمان ہی نمائندے کھڑے ہوں، مسلمان ہی ووٹ کاسٹ کریں اور مسلمانوں کی وہ سیٹ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں جابز پرووائڈ کی جائیں، جابز پرووائڈ کی جائیں۔ یعنی یہ والی جو 2 ریکمینڈیشن تھی، یہ والی جو 2 ریکمینڈیشن جو تھی، یہ شملہ ڈیلیگیشن تھا 1906 کے اندر، انہوں نے یہ سفارشات کی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ والی جو 5 تھی یہ 1927 کے اندر دلی پرپوزل کے اندر قائد اعظم کر چکے تھے۔ اس طرح یہ 7 پوائنٹ جو ہیں وہ
इकट्ठे हो गए। और इसके साथ अब हम जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो ये है कि जो प्रोविंशियल ऑटोनमी हो, प्रोविंशियल जो है, सूबाई जो है ऑटोनमी हो, ये वाला जो पॉइंट था, ये पॉइंट 1916 के अंदर डिस्कस हुआ था। 1916 के अंदर जब लखनऊ पैक्ट आया था तो हिंदू और मुसलमानों को जो इत्तेहाद का पैक्ट था उसके अंदर ये डिस्कस हुआ था कि प्रोविंशियल ऑटोनमी दी जाए। 1916 के अंदर लखनऊ पैक्ट के अंदर ये डिस्कस हुआ था। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि 1927 में जब साइमन कमीशन आया और उसने 1928 में अपनी जो तजावीज़ प्रेजेंट की, उसके अंदर ये इसने कहा कि ये फेडरल सिस्टम होना चाहिए, वफाकी तर्ज हुकूमत होना चाहिए जिसके साथ मामलात को चलाया जाए। यानी ये साइमन कमीशन की जो तजावीज़ थी 1928 के अंदर जो इसने प्रेजेंट की थी वो ये है। यानी आप समझे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इस तरह 9 तजावीज़ थी। 5 जो थी 1927 वाली हैं, 2 जो हैं 1906 वाली हैं, 1 जो है 1916 वाली है और जो 1 है 1928 वाली है। इस तरह कायदे आज़म ने जो अपने 14 नकात दिए थे वो कोई नए नकात नहीं थे, बल्कि वो 1906 से चले आ रहे थे। 1916 में डिस्कस हुए, 1927 में हुए और 1928 में हुए। इस तरह ये 9 नकात जो है मुकम्मल तौर पर डिस्कस हुए। अब इसके साथ साथ जो कायदे आज़म ने अपनी रिकमेंडेशन के अंदर जो पॉइंट दिए उसे हम डिस्कस करते हैं, जो कि मुसलमानों के हकूक को प्रेजेंट करते थे। यानी वो इजाफी थे, वो इससे पहले डिस्कस नहीं हुए थे, बल्कि वो जनरल डिस्कशन थी। जैसा कि कायदे आज़म ने कहा कि जो मुस्लिम्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, मुस्लिम्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए रिलीजियस के तौर पर, मज़हब के तौर पर मुसलमानों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। और जो मुसलमानों की सिविलाइजेशन है, सकाफत है, उसे प्रोटेक्ट किया जाए। सिविलाइजेशन और सकाफत को प्रोटेक्ट किया जाए। कायदे आज़म ने ये जो मुसलमानों के हकूक की बात की थी। इसके साथ साथ कायदे आज़म ने यह कहा कि किसी भी किस्म की बाउंड्री को बदला ना जाए, यानी तो जहां पर मुसलमान अक्सरियत में है वहां पर अकलियत में ना आ जाए। यानी मुसलमानों के राइट्स को कायदे आज़म ने प्रोटेक्ट किया था। और इसके साथ साथ जो माइनॉरिटी है उन्हें मुतवाज़न हकूक फराहम किए जाए, ताकि वो हिंदुओं की जो माइनॉरिटी है या मुसलमानों की माइनॉरिटी है उन्हें मुकम्मल तौर पर हर किस्म के हकूक फराहम किए जा सके। और इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी तब्दीली ना की जाए जब तक कि तमाम जो बातें इस पर मुत्तफिक ना हो। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी तब्दीली ना की जाए जिसकी वजह से किसी भी कोई माइनॉरिटी के राइट्स को जो है चोट पहुंचे। इस तरह अगर आप देखें कि 1927 के अंदर 5, 6 के अंदर 2, 16 के अंदर 1, 1828 के अंदर 1 और ये जो बाकी 5 थे ये कायदे आज़म ने मुसलमानों के राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए पॉइंट्स बनाए। इस तरह ये जो 5, 1, 2, 1 और 5 के मिलाकर ये 14 पॉइंट बने, जो कि कायदे आज़म ने मुसलमानों के रिप्रेजेंटेशन के लिए कांग्रेस के सामने रखें कि आप मेरी इन तजावीज़ को कबूल करें और हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ें। लेकिन जो कांग्रेस थी उसने इसे रिजेक्ट कर दिया। तो इसके बाद ब्रिटिश ने गोल मेज कॉन्फ्रेंस रखी जो कि 1930 और 32 तक जारी रही। उसमें भी कोई इतफाक ना हो पाया, तो उन्होंने फिर 1935 को खुद ही अपना एक रिफॉर्म्स दी, यानी अपना एक ला दिया जिसके मुताबिक 1937 के इलेक्शन हुए और जो है कांग्रेस वो जीती और उसने अपनी मिनिस्ट्रीज बनाई, मुसलमानों पर जुल्म सितम किए। उसके बाद 1940 के अंदर फिर पाकिस्तान का मुतालबा किया गया और 1947 के अंदर पाकिस्तान का क़याम आया। अगर आप CSL PMS की तैयारी कर रहे हैं, आपको किसी लेक्चर की ज़रूरत है तो आप स्कॉलर अकेडमी को विजिट करें। इब्रार अहमद को इजाज़त दीजिए, शुक्रिया। अगर आप किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान CSS, PMS, PPSC के लिए परेशान हैं तो परेशानी छोड़ गए और स्कॉलर अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और मुस्तकबिल को बेहतर बनाइए।